जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज शनिवार है और शनिवार की क्लास आपको जैसा कि बताया गया है हिंदी की और रीजनिंग क्लास है। लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब फिलहाल नहीं बनता है क्योंकि आपकी कक्षाएं बहुत बाधित हो रही हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है ऑफलाइन कोचिंग की शुरुआत। अभी हाल ही में 9 जून को जो कोचिंग संघ उत्तर प्रदेश यूनियन एक संघ है जिसमें अभी हाल ही में जो अध्यक्ष महोदय बादल चोपड़ा जी ने मीटिंग की। इस मीटिंग में अभी खुलासे किए जा रहे हैं कि कोचिंग को फिर से जो स्टार्ट करना है, शिक्षा जगत को फिर से एक बार उस पर जो रोक लगी है उसको बहाल करना है। और साथ साथ जो कोचिंग के जो ऑनर हैं, जिन्होंने कोचिंग के जो संचालक महोदय हैं, उनकी बिल्डिंग का किराया कुछ माफ किया जाए। इन्हीं सब बातों की चर्चा के लिए चैनल में यानी कि अव्यवस्था आपको दिख रही है। उधर आपको पता था ओपी सर घर चले गए थे, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें रही आपके चैनल पे। और फिलहाल अभी ये दिक्कत थी कि अभी ऑफलाइन खुलने वाला है तो सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित करना है हम लोगों को। काफ़ी दिनों से बिल्डिंग बंद पड़ी है, साफ सफाई कराना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपकी वीडियो पर थोड़ा सा जो है हम लोगों को ध्यान नहीं जा पा रहा है, उसके लिए क्षमा करिएगा। और कोशिश यही रहेगी कि आपको ये बार बार असुविधा आपको ना हो, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा और अपना प्यार स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिएगा। आपको इस वीकेंड में अगर बताएं सिर्फ पॉलिटी की क्लास मिल पाई है और मैथ के सोल्यूशन क्लास मिल पाई है, बाकी कोई क्लास नहीं मिली है, जिसका मुझे बहुत ही ग्लानि है। मैं आपको ये तो कह सकता हूँ कि आज आपकी जो इकोनॉमिक्स की क्लास है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मे भी शाम तक कुछ स्पेशल आपके लिए रहेगा, स्पेशल क्लास शाम को हो सकती है, आपकी बहुत खास क्लास हो सकती है शाम को वो। और जैसा कि मैंने कहा था कि हिस्ट्री क्लास वीकेंड के एंड तक मिल जाएगी आपको, तो मैं भी कल हिस्ट्री क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, जिसका जो टॉपिक ले रहे हैं हम आज इकोनॉमिक्स ले रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने बात की थी पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना आपने देखा, तीसरी देखा था आपने, है ना। पहली एक वीडियो में देखा था, दूसरी वीडियो में अपने दूसरी और तीसरी को देखा था। आज हम चौथी और पांचवी को जानेंगे, साथ साथ इनसे जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें जो ऐतिहासिक हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आपकी चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना। ओके, चलो दोस्तों, जैसा कि जानते हो आप जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, अगर बात करते हैं चौथी और पांचवी, ठीक है, ये दोनों जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनमें कुछ समानताएं हैं। कुछ समानताएं इसलिए हैं क्योंकि मैंने जिनको ब्रेक किया था, दोनों को जोड़ने का जो अलग अलग मैंने कॉन्सेप्ट लिया था, वो कुछ इस पर्पस पर है। देखिए, चौथी जो पंचवर्षीय योजना है, आपको पता है कि ये 1969 टू 1974 तक, और ये 1974 से 1978 तक। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे एक वर्ष कम लिखा है, यहाँ पे 5 साल लिखे, पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्ष होने चाहिए। तो चौथी में तो 5 वर्ष हैं, लेकिन पांचवी में 5 वर्ष नहीं है। ठीक है, यही समझना, ये जो कॉमन चीज आपको मैं सिमिलर बताना चाहता हूं कि ये पूरे 5 वर्ष नहीं चल पाई थी, 5 वर्ष ये नहीं थी। ठीक है, अभी इस पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन पहले इसको जानिए। भारत में आपको पता था कि मैंने बताया था कि भूखमरी, अकाल, सब कुछ कहानियां मैंने बताई हैं आपको। पाकिस्तान युद्ध मैंने बताया, शास्त्री जी का बलिदान मैंने आपको बताया, देश की भूखमरी मैंने आपको सुनाई। अब उसके बाद अगर बात करते हैं तो 1966 में नई नवेली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता में आई। आपको मैंने बताया था कि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिन्होंने भारत के सबसे ऊंचे पद और सबसे बड़े पद को ग्रहण किया, है ना। अब बात होती है कि उन्होंने क्या काम किया। पद ग्रहण करते सबसे पहले उन्होंने योजना अवकाश की घोषणा कर दी। योजना अवकाश समझते हैं आप ना, 5 वर्ष की जो योजना है उस पर अवकाश लगा दिया जाए, ये उचित होगा हमारे लिए। क्योंकि जब हमारी स्थिति सही नहीं होती है तो हमें पहले अपने जो प्राथमिक जरूरत है उस पर ध्यान देना चाहिए, अन्य फिजूल खर्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यही अर्थव्यवस्था का सबसे पहला एग्जाम्पल है, जो जिससे हमारा काम चल सकता है उससे काम चला लें। बहुत नहीं चल रहा है तभी हम जो है फालतू के खर्च हमें करने चाहिए। तो अभी हम पंचवर्षीय योजना को हम रोक देंगे, यानी कि उनका ये विचार था, उन्होंने इसको रोक दिया। इस 3 सालों में अगर हम बात करते हैं तो एक है एलन मॉर्वे, एलन मॉर्वे, ठीक है।
अब ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने, और साथ साथ एक व्यक्ति थे अशोक रुद्र, एक व्यक्ति के नाम के थे अशोक रुद्र, नाम के व्यक्ति थे अशोक रुद्र। इन दोनों ने मिल करके एक मॉडल तैयार किया, इन 3 सालों में एक मॉडल तैयार किया, और ये मॉडल इंदिरा गांधी सामने पेश किया गया। कहा जाता है कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये इन्हीं दोनों के मॉडल पर बनाई गई थी, समझिएगा आप, ठीक है, इन्हीं दोनों के मॉडल पर ये बनाई गई थी। अब इस योजना का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो रखा गया था 5.7, लेकिन हमें मिला कितना, 3.3। ध्यान रखिएगा, ये हमने तय किया था और वो हमको प्राप्त कितना हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ। लेकिन अब इस योजना में बात करें तो सबसे पहले क्या चीजें थी, तो इस योजना में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हरित क्रांति को विशेष बल दिया गया। हरित क्रांति आप समझ सकते हो, मैं आपको बताता हूँ हरित क्रांति। देखो ध्यान समझना, इस योजना के तहत ही आपको बहुत सी बातें समझनी है। मैं अभी इसको हटा देता हूं, ठीक है, देखना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी वो कब से कब तक रही थी, मैंने आपको बताया था अभी, 1969 टू 1974, ठीक है, ये हमारी योजना थी। अब इस योजना में जब उन्होंने कहा तो आपको पता है कि हमारे देश में जो हरित क्रांति है वो 1967 में भारत में हरित क्रांति लाई गई, ठीक है, यहां पे लिख लें आप। ठीक है, हरित क्रांति। अब हरित क्रांति की बात करते हैं तो ये समझिएगा कि 1967 में भारत में इसकी जो शुरुआत करने वाले हैं, जो भारत में कौन है, तो अगर बात करते हैं तो स्वामीनाथन, स्वामीनाथन का नाम सुने हैं, ठीक है, एक स्वामीनाथन व्यक्ति थे, इन्हें सुब्रमण्यम स्वामीनाथन कहता है, स्वामीनाथन, सुब्रमण्यम स्वामीनाथन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा सा, भारत में हरित क्रांति के जनक ये हैं, हरित क्रांति के जनक यानी कि पिता, हरित क्रांति के जनक यानी कि पिता। लेकिन यहीं पर प्रश्न आता है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में ये बहुत हिट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार आपसे पूछे गए परीक्षा में प्रश्न है। हरित क्रांति के जो जन्मदाता विश्व में माने जाते हैं वो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, ठीक है, कौन, नॉर्मन ई बोरलॉग। इनके नाम पर कृषि जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 1969 से शुरू किया गया था। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार कृषि जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से बहुत सी बात हुई। इकोनॉमिक्स तो है, मैंने आपसे कहा ना, इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम हिस्ट्री, पॉलिटी, देश दुनिया की बातें भी करेंगे। अब देखो, हरित क्रांति आई, हरित क्रांति में जनक हो गए। हरित क्रांति का जो उद्देश्य था वो क्या था, तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि मोटे अनाज, यानी कि गेहूं की बात करते हैं तो मोटे अनाज, ठीक है, ये मोटे अनाज हमारे इसके योजना के उद्देश्य रहेंगे। अच्छा, इसमें गेहूं है, इन्हें कहते हैं मक्का है, ठीक है, जो मोटे अनाज है वो होंगे हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, देखो ध्यान से, 1967 ये रहा। इसके बाद जस्ट, यानी कि हम बात करते हैं, हमारी योजना शुरू हुई 1969 से शुरू हुई है, और ये योजना अवकाश का टाइम चल रहा है। योजना अवकाश का टाइम क्या था, आपको पता है कि योजना अवकाश का जो समय है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, योजना अवकाश का जो समय है 1966 टू 69, ये योजना अवकाश का समय है, ठीक है। इस समय योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी। ओके, अब होता क्या है देखना, यहाँ पे एक और बात समझना कि 19 जब ये सब बातें चल रही हैं तो 69 में जब ये योजना आती है तो इस योजना के तहत हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, तो आपको पता है इसी योजना के तहत 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद इसी योजना में देखो, ये ऐसा एक वर्ष है, इस वर्ष में अगर हम बात करें तो बहुत ऐतिहासिक घटनाएं घटेंगी। देखना, हमने आपसे कहा ना कि 1969 से जब योजना शुरू हुई तो इस योजना के तहत बहुत सी बातें शुरू होंगी। देखना, आप ध्यान समझना, इस चीज को बहुत अच्छे समझना भाइयों,
बहुत मजा आने वाला है इस क्लास का। 1969, ठीक है, ये मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया, नहीं सर्कल में। अब आप देखना इससे कितनी चीजें निकलती है, समझना है कि ये वर्ष है, इसको हम सूर्य बना रहे हैं और सूर्य की किरणें से क्या क्या हमें प्रकाशित हो रही है। पहली जो बात निकल के आ रही है वो निकल के आई भैया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, ये आपने देखा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखा, ठीक है। ये राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आपको पता है, 19 जुलाई 1969, डेट लिख दी मैंने, पेपर में कई बार आ चुका है। फिर बात करते हैं, फिर इधर से क्या निकलता है, अब देखिए दूसरा, अगर क्या दूसरा बात करते हैं तो दूसरे पे यहाँ देखिएगा, गांधी जी 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1969 को गांधी जी की 100वीं जयंती थी, यानी गांधी जी की 100वीं वर्षगांठ थी, है ना। तो इनके इस उपलक्ष्य में गांधी जी को पहली बार नोट पर छापा गया था, नोट पर गांधी जी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, नोट पर गांधी जी, ठीक है। ये बहुत है, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि उससे फिर ये नोट्स की तरह से फाइल में पड़ा रहेगा, बाकी कुछ होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखो फिर उसके बाद फिर क्या घटना घटती है, फिर घटना यहाँ पे एक और घटती, इसी साल मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मन ई बोरोलॉग पुरस्कार, बोरोलॉग पुरस्कार शुरू किया। इसी साल अगर कहते हैं तो दादा साहब पुरस्कार शुरू किया गया था। फिर बात करते हैं इसी वर्ष, देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू किया था, इसी साल ये पुरस्कार शुरू हुआ। और इसी साल एक और पुरस्कार से कहते हैं जिसे कहते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबल शुरू किया गया। इसी साल हमारे देश का इसरो बना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना हुई। इसी साल आप देख रहे हैं। और जो घटनाएं अगर आप देखना चाहते हैं कि इस वे में कौन कौन सी है घटना, तो आप अगर देखें तो अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है, ठीक है। अमेरिका इसके स्पेस कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहा है, ठीक। दूसरी बात यहाँ से एक और अगर अच्छी से लेना चाहते हैं तो अर्थव्यवस्था में एक और पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, और शायद एक और पुरस्कार साथियों जो उसको क्लिक करिएगा आप, एक और पुरस्कार साथ साथ है भी, क्योंकि एक ऐसा वर्ष है इस वर्ष में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी घटनाएं हैं, और जितने ज्यादा इसमें वो करते हैं इंप्रूवमेंट करेंगे उतना अच्छा है। यहीं पर एक और अच्छी चीज है कि देश के पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, हुसैन जी की मृत्यु हुई थी। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर हुई थी। यही बार पहली बार चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति चुनाव, जो विधानसभा भंग होने के बाद हुआ था। क्या भारत में राष्ट्रपति का चुनाव विधानसभा भंग होने के उपरांत कराया जा सकता है? जी हाँ, कराया जा सकता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव हुआ भंग होने के बाद। यहीं पर पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए, उपराष्ट्रपति महोदय, जो उसमें विविगिरी उपराष्ट्रपति थे जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। इसी साल अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर देश का जो पदभार है, देश का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है वो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक हो जाता है। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। और इसी साल वो घटना घटी, ऐसी घटना जिसका संविधान में उल्लेख था और ये घटना घटी। तो उस समय मोहम्मद दौलतुल्ला देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने ये पद ग्रहण किया, क्योंकि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति विविगिरी साहब राष्ट्रपति हुए कार्यवाहक। उनको राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पहली शर्त होती है कि लाभ का पद ना हो, और वो उस समय लाभ के पद पर थे, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद भी था उनके पास, राष्ट्रपति का पद भी था उनके पास, वो कार्यवाहक के तौर पर था। तो उन्होंने फिर त्यागपत्र दिया उपराष्ट्रपति पद से। जब उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दोगे आप तो आप उपराष्ट्रपति नहीं रहे, इसलिए आप कार्यवाहक राष्ट्रपति भी नहीं बन सकते। तो इसलिए दोनों पद खाली हो गया। जब दोनों पद खाली हो गया तो बैठाया गया किसको? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी को। ओके, ध्यान से, आराम से, ठीक है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह की अगर बात करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम जज हैं वो,
समझ में आया? पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले अल्पसंख्यक कह लें, पहले मुस्लिम कह लें, प्रश्न यही रहेगा। चलिए अब देखें अगला यहाँ पे क्या होता है इसी साल। अब इसमें घटनाओं में और भी घटनाएं हैं, मैं उन घटनाओं पे समय जाया नहीं करूंगा। किसी दिन ऐसी मैं एक ऐसी जो है बुक्स तैयार कर रहा हूँ साथियों, ऐसे एक वर्ष को लेकर के कितनी घटनाएं हैं जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक पन्ने पर एक वृक्ष के माध्यम से दिखाया जाएगा। यानी कि सपोज दैट एक छोटा सा पेड़ हम बना लेंगे, है ना, जैसे जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ हमने इस पेड़ का नाम रखा 1969, ठीक है, और ये पेड़ हमने बनाया और इसमें शाखाएं जब निकाल देंगे, ये शाखाएं जो निकाल रहे हैं इन शाखाओं पर जो लगे हुए हैं, इन शाखाओं पर जो लगे रहेंगे वो घटनाएं लगी रहेंगी। इस वर्ष इतनी शाखाएं, इस वर्ष में इतनी शाखाएं, ठीक है। ये बहुत जल्द ही तैयार हो जाएगी, मे बी 7-8 महीने में। आपको थोड़ा सा लंबा समय वेट करना पड़ेगा क्योंकि काम का बटन देख ही रहते हैं आप, तो धीरे धीरे ये भी व्यवस्थाएं आपके लिए बनाई जा रही है कि जीएस को कितना आसान कर सकते हैं। ये तरीका वाकई बहुत आसान है साथियों। मैं अभी कुछ चीजें भूल रहा हूँ करंट में, यहाँ पे कुछ चीजें लिखनी और भी इस वर्ष काफी कुछ शुरुआत हुआ है और भी चीजें, शायद चंद्रमा में देखिए कुछ चंद्रमा, हाँ चंद्रमा पे यात्रा शुरू की गई थी, इसी वर्ष बात करते हैं, तो भी सब चीजें हैं, राकेश शर्मा जी की बात करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमने बात की थी कि जब ये इन्होंने भारत में लागू हुई हरित क्रांति, तो हरित क्रांति 1969 में पूरे भारत में, यानी कि इसे कहते हैं बखूबी तौर पर लागू कर दी गई, बहुत अच्छी तरह से लागू कर दी गई। ओके, अब होता क्या है कि हम बात कर रहे हैं, अब हम पहुंचते हैं 1970 में, है ना। ये 1970 की बात करें तो 1970 में अगर हम जब पहुंच रहे हैं तो 1970 में एक घटना घटी, यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो वर्तमान समय में आज बांग्लादेश बना हुआ है, यहाँ पे ये मुक्ति के लिए सुर उठाने लगा और भारत ने इसकी सहायता करना शुरू कर दिया मुक्ति सेना के माध्यम से, मुक्ति वाहिनी इसका नाम रखा गया। और ये देखकर पाकिस्तान ने हमसे लड़ाई शुरू कर दी, अटैक किया पाकिस्तान ने अटैक किया और 1971 में हमने पाकिस्तान से युद्ध किया और पाकिस्तान को हमने हरा दिया। अब यहाँ पे भारत पाक युद्ध लिख सकते हैं आप, ताकि आपको याद रहे, भारत पाक, ठीक है, युद्ध, भारत वर्सेस पाक लिख दिया तो समझ में आ जाएगा कि हाँ युद्ध है। और कोशिश क्या करिए जो जीतता है उसका नाम पहले लिखा करिए, ताकि याद करना आसान है कि जो नाम पहले है वो ही विजयी हुआ होगा, ये कॉन्सेप्ट बन जाता है दिमाग में, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है यहाँ पे कि इस युद्ध के बाद ही, उपरांत ही, युद्ध के समय ही भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। अब साथियों 2-3 प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, हालांकि अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी से कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में पहली बार आपातकाल लगाया गया था? बताएं, कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पहली बार आपातकाल लगाया गया था? इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। दूसरा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब अगर आप देखते हो तो 1971 में ये घटनाएं घटी और 1971 में ही अगर देखते हैं तो 1971 और 72 में जो है शिमला समझौता का आयोजन किया जाता है। यानी किस पंचवर्षीय योजना के तहत शिमला समझौता हुआ था? चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत शिमला समझौता का आयोजन किया गया था। ओके, अब होता क्या है यहाँ पे 1972 शिमला समझौता तो होता ही है, साथ साथ लेकिन इसी साल भारत में वन्य जीव अधिनियम आता है, ठीक है। कौन सा अधिनियम आता है? वन्य जीव अधिनियम, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है इसी साल पारित किया जाता है, ठीक। अब ये भारत के लिए, ये टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, टेट के लिए। अच्छा, टेट वाले जितने भी हैं उनको बधाई हो, टेट के जितने भी विद्यार्थीगण हैं, क्योंकि अब टेट क्वालिफाई करने के बाद आजीवन कर दिया गया है उसको। अब आपको हर साल जो है 2 साल 3 साल बाद, यानी 5 साल की वैलिडिटी होती थी आपकी, उसे खत्म कर दिया गया है। तो अब आप खुश हो जाइए और अच्छे से लग जाइए कि एक बार पास करने के बाद आप जीवन भर जो है, यानी जब तक एज रहती है 40 साल तक आपकी, तो एज लिमिट के अनुसार आप फ्री हो गए हैं। ओके, चलिए अब होता क्या है कि इसी योजना के तहत 1973 में आता है बाघ अधिनियम, जिसे कहते हैं टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, बाघ अधिनियम। अब बाघ अधिनियम की बात करते हैं तो टाइगर प्रोजेक्ट ये 1973 में, दो ही चीजें हैं, दोनों टेट के एग्जाम में बहुत बार आती हैं क्योंकि ईवीएस के प्रश्न बन जाते हैं इन्वायरमेंट में, तो ईवीएस में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, वन्यजीव अधिनियम और बाघ अधिनियम। तो वन्यजीव में अक्सर बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ध्यान रखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लीन करना है और कूल होकर के। 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय पशु बाघ को कब बनाया गया? 1973 में। और उसी साल वन्य जीव अधिनियम नहीं है, बाघ अधिनियम है। अच्छा, वन्य जीव यानी सभी जीवों की बात की जाए तो 1 साल पहले, ठीक है, 1 साल पहले जंगल यानी सभी वन की बात करेंगे, फिर जंगल का राजा आएगा शेर,
है ना, और शेर का फिर चाचा आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है कि देखो वन्य जीव अधिनियम की बात करते इसी साल भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर भी बनाया गया था। ये राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है, ठीक है, ये बनाया गया था। और राष्ट्रीय पशु जो है बाघ, बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु हमारा शेर हुआ करता था। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न मेरे ये हैं, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ कि संविधान के जो क्लास थे उसमें शिखा अवस्थी जी कहती हैं कि सर पहली बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे। तो पॉलिटी क्लास में आपको इसका उत्तर दे दूंगा मैं, शिखा जी, ठीक है। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर आप सब फिर देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो मोर है और जो बाघ है, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम और राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आप हमें बताएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 1974 में, यहाँ पे देखो 74 है, तो 74 में क्या कहते हैं कि यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है और यहीं पर हमने स्माइलिंग बुद्धा नाम का एक जो है परमाणु कार्यक्रम शुरू किया गया। तो कहा अगर जाए आपसे कि भारत में पहला परमाणु कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी जब भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना की अध्यक्ष महोदय इंदिरा गांधी थी। आपको पता है, अब आपसे कहा जाएगा अगर बताएं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना की अध्यक्ष महिला थी, तो आप मुझे क्या बताओगे, बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना की अध्यक्ष महिला थी। तो अगर ध्यान से देखें तो इंदिरा गांधी जी जब पहली बार पद ग्रहण की थी तो उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, है ना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अध्यक्ष महिला कुछ समय तक रही। लेकिन अगर कोई योजना बनाई किसी महिला ने बनाया है महिला अध्यक्ष के तौर पर, तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना जिसकी अध्यक्ष महिला थी और उनके देखरेख में इसको संचालित किया गया था। ओके, समझ गए आप। ऐसे पहली वित्त मंत्री भारत की महिला कौन है, तो निर्मला सीतारमण आता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनका नाम आता है, जबकि पहला अगर पूछते हैं तो इंदिरा गांधी ने ये पद अपने पास पहले से ही रखा था। ओके, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं, ये हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है, ठीक है। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा ना, अच्छे से ध्यान समझते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहा करिए। चलिए अब पांचवी पंचवर्षीय योजना देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 ईयर प्लान में पांचवी पंचवर्षीय देखते हैं। तो अब इसको देखना ध्यान से, ये अगर हम बात करते हैं तो 1974 से 78 तक रहती है, ठीक है। इसमें बहुत खास चीज समझनी है। इसमें होता क्या है, ये एक जिसे कहते हैं दृष्टिगोचर संस्थाएं होती हैं, जो मतलब दूरगामी संस्थाएं जो होती हैं, उन्होंने इसका निर्माण कार्य किया, ठीक है। इसका निर्माण कार्य उन्होंने किया। इसमें क्या उद्देश्य रखा गया, इसमें गरीबी उन्मूलन का मेन उद्देश्य रखा गया, गरीबी उन्मूलन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये योजना एक ऐसी योजना है जो पूरे 5 वर्ष नहीं चली। क्यों नहीं चली, रीजन उसका है क्योंकि रोलिंग प्लान यहीं से शुरू होता है। रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना। अनवरत योजना क्या होती है, इसको हम अच्छे समझेंगे कि अनवरत योजना क्या होती है। देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो कि इस योजना में अगर देखा जाए तो 1974 से आपको मैंने बताया तभी आपका स्माइलिंग बुद्धा कार्यक्रम हुआ था, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, उसका उद्देश्य उसमें था। अब बात करते हैं हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो 1975 में भारत में कहते हैं पहला उपग्रह भेजा गया था। पहला उपग्रह, इसका नाम है आर्यभट्ट, ये आप जानते हैं ना, आर्यभट्ट, ठीक है। आलिया भट्ट नहीं भाई, आर्यभट्ट, ठीक है। आप लोगों में कमेंट्स ये मत कर दीजिएगा कि आलिया भट्ट पहला उपग्रह छोड़ा गया था, नहीं, आर्यभट्ट छोड़ा गया था, ठीक है, पहला उपग्रह, और ये रूस के सहयोग से छोड़ा गया था। साथियों एक चीज बहुत अच्छा मजा आता है कि जब जीएस पढ़ते हैं हम, तो देखो मैंने इस चीज को देखा कि 1975 में भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया, ठीक है, आर्यभट्ट। लेकिन जैसे इसको उल्टा कर दें हम, अगर 1957 कर देते हैं, तो ये विश्व का पहला उपग्रह भेजा गया स्पुतनिक, रूस के सहयोग से। मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब आप समझ सकते हो कि जीएस को जैसे पढ़ रहे हैं, जिसको देखा मैंने कि यार ये खेल देखो कितना अच्छा खेला जा रहा है, इसका जस्ट अपोजिट कर दिया गया, गिनती एक्सचेंज कर दी गई है ना। ऐसे बहुत हैं। 1912 में देखो दिल्ली राजधानी बनी, और 1921 में नई दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया, नई दिल्ली राजधानी बनी। फिर देखो 1913 में पहली फिल्म आई, अवाक फिल्म, जिसका नाम था कौन, राजा हरिश्चंद्र। फिर पहली बोलती फिल्म, रंगीन फिल्म, बोलती फिल्म आ रही है 31 में, आला मारा। बिल्कुल
जैसे कहते हैं मैच टू मैच करने लगता है चीजें, अरे यार कि वाह क्या चीजें हो रही हैं, और उसी चीज पर डिपेंडेंट है, उसी घटनाओं पर डिपेंडेंट है कि ये चीजें हो रही हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी देखो जैसे मैंने अभी लास्ट में आपको बताया कि 1969 में गांधी जी पहली बार नोटों पे प्रिंट किए गए, ठीक है। लेकिन 1996 में जस्ट इसका अपोजिट, गांधी जी प्रत्येक नोट पर हमेशा के लिए छापे गए। यानी गांधी जी वास्तविकता में सभी नोटों पर भारत में कब छापे गए, तो 1996 से छापे गए। पहली बार उनको नोट पे अंकित किया गया था, लेकिन ये प्रॉपर नहीं था कि हर नोट पर वो रहेंगे। पहली बार उनको सम्मान के तौर पर एक नोट चलाया गया था, ठीक है, जिसका जो उस समय की बात कर रहे हैं, कब की आप बात कर रहे हैं, आप समझिएगा ये बात 1969 की है, और 10,000 5,000 रुपए की नोट भारत में उस टाइम चलती थी, है ना। भारत में उस समय 10,000 5,000 की नोट चला करती थी। तो उस समय ये नोट उनके ऊपर अंकित किए, 10,000 रुपए के नोट पर गांधी जी को अंकित किया गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे अगर बात करते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया, उपग्रह छोड़ा गया, इसका नाम था आर्यभट्ट, रूस के सहयोग से छोड़ा गया, है ना। अब होता क्या है कि 1967 आता है, 66 आता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इस साल भारत में तीसरी बार आपातकाल लगा दिया गया, ठीक है, आपातकाल लगा दिया गया। अच्छा, ये आपातकाल होता क्या है, लगता कैसे है, लगाता कौन है, क्या इसका उल्लेख संविधान में है या नहीं है, कहां से लिया गया है, आपातकालीन शक्तियां किस किस देश से ली गई हैं, कौन कौन शक्तियां ली गई हैं, तो इन सब चीजों पे जरा हमें कमेंट्स बॉक्स में सुझाइएगा कि सर आपातकाल भारत में कितनी बार लगा, क्यों लगा, कौन लगाया, सबसे अधिक आपातकाल लगाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने घोषणा की, इन सब का जिक्र हमें करिएगा जरूर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमको तीसरी बार आपातकाल लगा दिया गया, और इस आपातकाल के दौरान इस कहीं ना कहीं ये योजना जो बाधित हुई, इसका सबसे बड़ा कारण था आपातकाल की स्थिति। ओके, अब होता क्या है कि 1976 में भारत के संविधान में सबसे बड़ा संशोधन होता है, इसका नाम है 42वां संविधान संशोधन। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। लगभग इसमें 15 चीजें बदल दी गई थी, 15 व्यवस्थाएं इसमें सम्मिलित की गई थी, और इसी संशोधन के द्वारा भारत में कहा जाता है संविधान का भाग 4 का जोड़ा गया था, जो पहली चीज थी यहाँ पे, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आप सुन रखे हैं, उसको जोड़ा गया था। यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे जो प्रावधान हैं जिनको खत्म कर दिया गया, जिनको समाप्त किया गया, जिनकी समाप्त करने की बातें चल रही थी, भारत में वो चीज अपनाई है। इंदिरा गांधी जी ने कहीं ना कहीं सत्ता को पूरे अपने अधिकार में रखने की मांग कर रखी, यानी कि रखना चाहती थी वो, ठीक। अब सबसे बड़ा संविधान संशोधन ये है, आपको पता है, इसी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा भी आता है, सबसे बड़ा ये विवाद है, ठीक है। अभी केशवानंद भारती जी की मृत्यु हो गई है लास्ट अगर बात करते हैं, जैसे कई प्रश्न भी बनते हैं, उनके आश्रम का क्या नाम था, मठ का क्या नाम था, तो केशवानंद भारती जी के मठ का नाम आप कमेंट्स बॉक्स में उत्तर करिएगा मुझे। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि 1977, ठीक है, ये इंदिरा गांधी की सत्ता के हस्तांतरण, सत्ता के हटने का समय है, इंदिरा गांधी पदमुक्त होती हैं, इनका विरोध यानी कि आपातकाल लगा, और ये आपातकाल 18 महीनों का रहा, 18 महीने समझ सकते हैं आप, 1.5 सालों का रहा, है ना। अब इसमें समझिएगा, जब ये 18 महीनों का आपातकाल लगभग रहा, इसमें कितनी अव्यवस्थाएं रही, यानी कि भारत को दोबारा आजादी मिली, इसमें बहुत सी मनमानियां की गई, अपनी बातों को मनाया गया। आपातकाल ये कहते हैं आंतरिक विद्रोह के आधार पर था, जबरदस्ती भारत पर यह आपातकाल थोपा गया था, है ना। ऐसी व्यवस्थाएं थी जो कर सकते थे, जहाँ पे गए सत्ता पार्टी की फूट पर ये चीजें सब बनाई गई। अब आते हैं क्या है, जैसे 77 होता है वैसे ही सत्ता हट जाती है, इंदिरा गांधी पदमुक्त हो जाती हैं, और सरकार बन जाती है किसकी, देसाई जी की, बनते हैं मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी 2 साल रहते हैं सिर्फ, 1969 तक रहेंगे, 1979 तक रहेंगे ये, ठीक है भाई। अब देखो सिर्फ ये योजना आपको 78 तक रही है, और 79 तक भाई साहब रहेंगे देसाई जी जैसे ही पद ग्रहण करेंगे, अगले साल इस योजना का समापन कर देंगे, यानी कि योजना समाप्त हो जाती है 1978 में, योजना को स्थगित कर देते हैं, और इनकी सारी विचारधारा, सारी योजनाओं को खारिज कर देते हैं देसाई जी, क्योंकि देसाई जी उस समय इंदिरा गांधी के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो,
क्योंकि नेहरू जी की मृत्यु के बाद सबसे बुजुर्ग और सबसे अगर योग्य व्यक्ति देखा जाए कांग्रेस की तरफ से, तो के कामराज को छोड़ दिया जाए तो के जो ये आपके नारायण हैं, जेपी नारायण और देसाई जी, यही दो नाम निकल के आते थे प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए। शास्त्री जी बने, अच्छी बात थी। शास्त्री जी के बाद देखा है तब भी इनका नंबर होना चाहिए था। योग्य व्यक्ति थे, सबसे से जो है कांग्रेस में बड़े उस पे थे, काफी इन्होंने अपना समय दिया था, तो इनको भी मौका मिलना चाहिए था कहीं ना कहीं। तो वो जो मौका उनको उस समय नहीं मिला, काफी समय बाद मिला, जिद के बाद मिला, कई चीजों के बाद मिला, अपनी अलग पार्टी बनाने के बाद मिला, तो इससे ये काफी आक्रोश में रहा करते थे। और इंदिरा गांधी से अपनी यानी कि बैर रखते थे, तनातनी रखते थे, यानी फ्रंट पे पूरी पूरी दुनिया को दिखता था कि जो जनता दल पार्टी है, जिनके सुप्रीमो अगर कहें तो देसाई जी हैं और कांग्रेस है, तो ये दोनों साथ नहीं है। लेकिन कांग्रेस के समर्थन से ही सरकार यहाँ बनी थी, गठबंधन की सरकार थी ये, पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी लेकिन गठबंधन की सरकार थी ये। पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी बनाएंगे, 1999 में बनाएंगे वो, ठीक है, पूर्ण रूप से बहुमत में बनाएंगे। उसके पहले भी गठबंधन की सरकार भारत में रही है, बिना कांग्रेस के गठबंधन की सरकार भारत में नहीं बनी है। ओके, तो होता क्या है यहाँ पे कि 1978 में अगर हम बात करते हैं, जब वो सत्ता में आते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले परिवर्तन क्या किया, जो 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी ने करवाया था, उसका पलटवार देते हुए यानी पलट उत्तर करते हुए उन्होंने क्या काम किया, 44वां संविधान संशोधन करवाया 1978 में। और इंदिरा गांधी ने जिन जिन चीजों को बदलने का प्रयास किया था, उन चीजों को उन्होंने वापस जो है लाना शुरू कर दिया। इसमें एक सबसे बड़ा जो संशोधन था वो यहाँ पे था, संपत्ति के अधिकार को कानूनन अधिकार बनाना। यहाँ पे क्या था, देखो 76 सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने मिनी संविधान संशोधन इसको कहा। इसमें बहुत सी बातों को जोड़ा, कृष्ण भर्ती मुकदमा दायर किया गया, लेकिन यहाँ संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार बना दिया गया। और भारत में पहली बार नोटबंदी, यानी कि पहली बार जो नोटबंदी थी वो भारत में मोरारजी देसाई की सरकार में हुई, 1978 में हुई। कहते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में नोटबंदी की घोषणा की गई थी। जो नोटबंदी हमने आपने देखी 2016 में, वो नोटबंदी भारत की दूसरी नोटबंदी थी। मेरा प्रश्न आप सभी से है कि भारत में दूसरी नोटबंदी यानी कि 2016 में जो नोटबंदी हुई, जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, तो वो तिथि क्या थी, भारत में नोटबंदी लागू होने की तिथि क्या है, दूसरी नोटबंदी भारत में कब लागू की गई, इसका कमेंट्स बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। एक अच्छी सी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि नोटबंदी का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है, नोटबंदी का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक एक है, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज में अंबेडकर जी ने इस बात का खुलासा किया है, खुद उल्लेख लिखा है कि उन्होंने कहा है किसी भी देश की मुद्रा को यानी कि ब्लैक मनी अगर बचाना है, ब्लैक मनी से बचाना है, तो उस देश को प्रत्येक 10 वर्षों में अपनी मुद्रा का एक्सचेंज कर देना चाहिए, अपनी मुद्रा को बदल देना चाहिए। ये आपके देश के लिए ब्लैक मनी को स्टोरेज नहीं होने देगी। तो भारत में पहली नोटबंदी देसाई जी ने की, दूसरी नोटबंदी मोदी जी ने की है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये कब कब हुई है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार, और अब नीति आयोग की बात करेंगे, अब योजना की बात नहीं करेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना को नीति आयोग बना दिया गया, तो नीति आयोग के दौरान 2016 में नोटबंदी की गई थी, याद रहेगा ना, ठीक है। तो ये इतनी बातें हुई साथियों, यहाँ से इस योजना को समाप्त कर देते हैं, देसाई जी खारिज कर देते हैं, मना कर देते हैं पूरा पूरा कि नहीं होगा, है ना, और 10,000 5,000 रुपए की नोट बंद कर देते हैं। उस साल पाकिस्तान में भी चलती हैं नोटें। तो अब होता क्या है कि देसाई जी ने जब इसको खारिज किया, तो यहीं से शुरू होता है अनवरत योजना, यानी कि अनवरत प्लान, रोलिंग प्लान जिसे कहा जाता है, और छठी पंचवर्षीय योजना का जन्म यहीं से होगा। तो छठी पंचवर्षीय योजना हम जानेंगे जरूर, लेकिन अगले वीडियो में जानेंगे, अगले सेशन में जानेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना पे काफी चर्चाएं करनी, काफी बातें करनी होगी। सबसे सफल छठी और 7वीं पंचवर्षीय योजना ही रही है भारत में। सबसे सफल छठी और 7वीं की जब हम चर्चा करेंगे, 7 से सफल, 7 से 7वीं और छठी, ठीक है, इन दोनों को लेके चला जाएगा। तो उस पर चर्चा करने के लिए यानी कि लंबा समय चाहिए, ठीक है। आप लोगों की शिकायत रहती है कि शिखा जी कहती है कि इतनी लंबी लंबी वीडियो सर बनाते हैं, 1-1 घंटे की वीडियो बनाते हैं। अभी आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। मैं कुछ कारणों से सिर्फ समय नहीं दे पाता हूँ, वरना दोस्तों मैं बता दूं, ना जीऊंगा ना जीने दूंगा सुकून से, समझ लीजिएगा। पढ़ाई के मामले में ये जुनून है, कुछ कारण हैं जो सिर्फ मैं नहीं दे पा रहा हूँ, वरना जो YouTube पर रिकॉर्ड दर्ज होते हैं कुछ चैनल वालों के ना, 12 घंटे 13 घंटे 31 घंटे, ये सब खत्म कर दूंगा रिकॉर्ड, ये सब खत्म कर दूंगा। बस समय साथ दे थोड़ा सा, और स्थितियां जो है हमारी वो सुधर जाए थोड़ी सी, तो ये सारे रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे। लाइव आने तो दो एक बार, फिर 12 घंटे का इतिहास क्या, ये यहाँ पे 24-24 घंटे का इतिहास जो एक दिन का रहता है, ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है।
दोस्तों साथियों अपना प्यार स्नेह बनाए रखें, आप सभी से निवेदन है। और आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं, क्योंकि फिर आपके लिए शाम को कुछ ज़बरदस्त वीडियो लानी है। हिंदी क्लास आज आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि हमारे सौरभ सर जो है थोड़ा सा घर में शादी के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं वो, इसलिए हिंदी की क्लासेस नहीं मिल पाएंगी, उसके लिए सॉरी। और फिर नेक्स्ट क्लासेस उनके जैसे इस टाइम पर मिलती हैं वैसे ही मिलेंगी। और रहा ओपी सर की सवाल, ओपी सर की बात, तो ओपी सर की जो क्लासेस हैं जो नहीं मिल पाई हैं, कोशिश यही रहेगी कि ओपी सर नेक्स्ट वीक से पूरे प्रॉपर तरीके से और पूरे अपने फॉर्म में नज़र आएंगे आप लोगों को, जैसा वो अपना जो उनका सुर है वैसे ही नज़र आएंगे वो। तो थोड़ा सा स्नेह प्यार बनाए रखिए और प्लीज़ नाराज़गी आपकी जायज़ है बट नाराज़ मत होइएगा, है ना। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।